Hi everyone, this is Dr. Chavikal. Welcome to my channel Krishna Institute of Law. मैंने आपको अपनी प्रीवियस लेक्चर में इंडस्ट्रियल लॉ से रिलेटेड काफ़ी सारे लेक्चर दिए हैं जिसमें मैंने पूरा ट्रेड यूनियन को जो है कवर किया है। आज मैं इसके जो लास्ट टॉपिक है राइट एंड प्रिविलेज ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन वो मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ। तो आप देखिए इसमें सेक्शन की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, तो मैंने आपको हमेशा इसके जो है सेक्शन बताए हैं। तो इसके सेक्शन कौन कौन से होते हैं? सेक्शन 13, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 28 है। आपको देखने में ऐसा लगेगा कि अरे इतने सारे सेक्शन लर्न कैसे करें, लेकिन जब मैं आपको बताऊंगी तो आपको लगेगा सेक्शन लर्न करना इसमें बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन क्या होते हैं डायरेक्ट ना पूछ के आपसे ये पूछ लेते हैं सेक्शन 15 को एक्सप्लेन करिए या सेक्शन 17 और 18 को एक्सप्लेन करिए। तो इसलिए पता चला कि आपको आंसर सारा आता है लेकिन आपको सेक्शन लर्न नहीं था, इसलिए आपको ये नहीं पता था इस सेक्शन में जो है लिखना क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे राइट एंड प्रिविलेज में सेक्शन 13। सेक्शन 13 जो है कहता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। तो ट्रेड यूनियन को ये राइट होता है कि वो अपने ट्रेड यूनियन का जब वो रजिस्ट्रेशन होता है तो वो एक बॉडी कॉर्पोरेट की तरह रजिस्ट्रेशन होता है। तो बॉडी कॉर्पोरेट में रजिस्ट्रेशन करने का उनका सबसे मेन पर्पस कि उनको क्या मिल जाता है, क्या प्रिविलेज मिल जाता है कि जो ट्रेड यूनियन होती है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन बन जाती है और उसकी एक अपनी डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटी होती है जो कि मेंबर से अलग होती है। तो ट्रेड यूनियन जैसे ही इनकॉर्पोरेट होती है तो वो एक बॉडी कॉर्पोरेट का जो है फॉर्म दे देती है। जो एक कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वही सारे कैरेक्टरिस्टिक जो है ट्रेड यूनियन के मिल जाते हैं। तो ट्रेड यूनियन एक तो डिस्टिंक्ट पर्सन बन जाती है जिसकी आइडेंटिटी अपने मेंबर से अलग हो जाती है। और इसका क्या होता है, परपीचुअल सक्सेशन होता है। ट्रेड यूनियन हमेशा चलती चली जाती है, चाहे उसके मेंबर उसमें आए या जाए, लेकिन ट्रेड यूनियन चलती चली जाएगी। क्योंकि ट्रेड यूनियन कैसे बनी है, लॉ ने बनाया है, क्योंकि एक ये आर्टिफिशियल पर्सन है तो लॉ ही इसको एंड कर सकती है, अपने आप ये एंड नहीं हो सकती। तो इसीलिए इसका जो है परपीचुअल सक्सेशन होता है कि ये लगातार चलती चली जाती है। अब ये जो है इसका डिस्टिंक्ट आर्टिफिशियल आइडेंटिटी होती है, इसीलिए ये कोई भी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी को अपने नाम से खरीद सकती है। ठीक है, ये क्या कर सकती है, अपने नाम से अपनी प्रॉपर्टी को खरीद सकती है। ये किसी दूसरे पर्सन के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है। अगर कोई दूसरा पर्सन इसके अगेंस्ट कोई एक्शन ले सकता है तो उस दूसरे पर्सन को ये स्यू भी कर सकती है और कोई दूसरा पर्सन भी इसे स्यू कर सकता है। लेकिन अब आप देखिए, जब आप जाते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए तो आपको रजिस्ट्री पे अपने साइन करने होते हैं। अब ट्रेड यूनियन कैसे करेगी? तो क्योंकि ट्रेड यूनियन के कोई हाथ पैर तो है नहीं, तो इसीलिए लॉ ने कहा है कि हर ट्रेड यूनियन की अपनी एक कॉमन सील होगी। कॉमन सील क्या होती है? जस्ट लाइक एक आपकी स्टैम्प होती है जो कि थोड़ी इनग्रेव करके बनी होती है और ये सेफ कस्टडी में रखी जाती है। तो जब भी सिग्नेचर करने होते हैं तो इसके ऑफिस जो एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है उसकी प्रेजेंस में वो कॉमन सील लगा दी जाती है। तो इसकी सील लगने का मतलब है इसने अपने सिग्नेचर कर दिए। तो पहला राइट क्या मिला कि इसका इनकॉर्पोरेशन हुआ। इनकॉर्पोरेशन किस फॉर्म में हुआ? इसका बॉडी कॉर्पोरेट की फॉर्म में हुआ। और बॉडी कॉर्पोरेट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हो जाते हैं? एक ये आर्टिफिशियल पर्सन हो जाती है ट्रेड यूनियन, इसकी डिस्टिंक्ट एक पर्सनैलिटी हो जाती है अपने मेंबर से अलग, इसमें परपीचुअल सक्सेशन होता है, ये किसी भी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकती है, किसी से भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, इट कैन स्यू एंड इट कैन बी स्यूड, और एक इसकी कॉमन सील होती है जिसके थ्रू ये जो है किसी भी पेपर पे जो है अपने साइन कर सकते हैं। तो पहला प्रिविलेज क्लियर हो गया। अब सेकंड आता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए जनरल फंड। ये कौन से सेक्शन में आएगा? सेक्शन 15 में। तो 13 में तो ये बॉडी कॉर्पोरेट बन गई। सेक्शन 15 में अब ट्रेड यूनियन को चलाने के लिए कुछ पैसे की जरूरत होती है, तो इसीलिए ये जो है एक जनरल फंड बनाती है। जो मेंबर से जो सब्सक्रिप्शन मिलता है उससे एक ये जनरल फंड बना लेती है और ये कवर होता है सेक्शन 15 में। जनरल फंड पे भी कभी कभी अलग से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि जो जनरल फंड होता है ये नहीं है कि ट्रेड यूनियन का डिस्क्रिप्शन होता है कि वो किसी भी चीज़ के लिए खर्च कर दें। इसके लिए कुछ स्पेसिफिक पर्पस होते हैं, सिर्फ जनरल फंड को आप उन्हीं चीज़ों के लिए खर्च कर सकते हो। मैं मोटे मोटे तौर पे आपको बता देती हूँ थोड़े से पर्पस किसके लिए आप जनरल फंड को यूज़ कर सकते हो।
एक तो जो ऑफिस बेयरर्स की सैलरी है, सैलरी कहाँ से दोगे, ऑब्वियसली उनके पास कोई फंड होना चाहिए, तो ये जनरल फंड में से ही खर्च होती है। अब ट्रेड यूनियन को चलाने के लिए आपको प्रिंटिंग, स्टेशनरी, टेलीफोन, इन सब चीज़ों की भी जरूरत पड़ती है। अगर आप कोई ऑफिस ले रहे हो तो उसका रेंट भी देना पड़ता है। तो जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे होते हैं ट्रेड यूनियन को चलाने के लिए, वो खर्चे भी जो है जनरल फंड से ही जाते हैं। अब जनरल फंड अगर कोई लीगल प्रोसीडिंग्स उसके अगेंस्ट है, ट्रेड डिस्प्यूट है उसके अगेंस्ट, वो कोर्ट में केस लड़ रही है, तो उसके जो खर्चे होते हैं वो भी जनरल फंड से ही जाते हैं। अब इसके जो मेंबर होते हैं, अब ट्रेड यूनियन किसके लिए बनी होती है, मेंबर के बेनिफिट के लिए। तो ट्रेड यूनियन जैसे किसी को कोई कंपनसेशन दिलाना है, या किसी का कोई इंश्योरेंस करवाती है, या उनकी सिकनेस, डेथ, ओल्ड एज की कंडीशन में उनके डिपेंडेंट को कुछ पैसा दे रही है, तो ये सारे खर्चे भी जो है जनरल फंड से ही मीट आउट होते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं उनको चलाने से रिलेटेड और उनके मेंबर के बेनिफिट के लिए जो भी खर्चे होते हैं वो आप सारे किससे करते हैं, जनरल फंड से। और ये किस में आता है, सेक्शन 15 में। मैं बार बार सेक्शन बोल रही हूँ जिससे कि आपको ये लाना है। अब जनरल फंड के अलावा इसके पास एक और फंड होता है जिसे हम बोलते हैं पॉलिटिकल फंड। ये कोई जरूरी नहीं है कि हर ट्रेड यूनियन को बनवाना है, लेकिन ये जनरल फंड के साथ साथ एक अलग फंड भी बना सकती है जिसे पॉलिटिकल फंड कहते हैं, और यही इसका प्रिविलेज होता है। और ये आता है आपका सेक्शन 16। लेकिन पॉलिटिकल फंड बनाने से पहले इसकी कुछ कंडीशन होती है, वो कंडीशन जो है ट्रेड यूनियन को पूरी करनी होती है। वो क्या कंडीशन है, एक तो आपको पता है जनरल फंड होता है और एक पॉलिटिकल फंड। तो पॉलिटिकल फंड जब आप बनाएंगे तो मेंबर से इसके लिए अलग से ही पैसा मांगेंगे, ये कहकर कि इस पैसे से हम पॉलिटिकल फंड बनाएंगे। लेकिन अगर कोई मेंबर मना करता है पैसे देने के लिए तो आप उसे फिर कंपेल नहीं कर सकते। आपने कंपेल नहीं भी किया तो ये नहीं कि आप उसको पनिशमेंट देने के लिए उसे मेंबरशिप से निकाल दें, तो आप उसे मेंबरशिप से भी नहीं निकाल सकते। और आपने डर के मारे उसे मेंबरशिप से भी नहीं निकाला तो ये नहीं कि आप उसको जो बेनिफिट दिए जाएंगे ट्रेड यूनियन की तरफ से उन्हें रोक दोगे, आप उनके बेनिफिट को भी नहीं रोक सकते हो। तो एक तरीके से ये ऑप्शनल हो जाता है वर्कमैन के लिए कि वो चाहे अपनी मर्जी से दे या नहीं दे। तो ये आपका आ जाता है सेक्शन 16 में। तो सबसे पहले हमने कौन सा पढ़ा, सेक्शन 13 पढ़ा, फिर सेक्शन 15 पढ़ा, फिर सेक्शन 16 पढ़ा। सेक्शन 13 में क्या पढ़ा था कि ये बॉडी कॉर्पोरेट बन सकती है और सारे उसके राइट जो है इंजॉय करती है। सेक्शन 15 में हमने क्या पढ़ा कि ये जनरल फंड बना सकती है, लेकिन इसके कुछ पर्पस होते हैं, उन्हीं पर्पस के लिए ये जो है खर्च कर सकती है। फिर सेक्शन 16 में हमने क्या पढ़ा कि ये जो है अपना एक अलग से पॉलिटिकल फंड बना सकती है, लेकिन इस पॉलिटिकल फंड बनाने के लिए कुछ कंडीशन होती है जिसे इसे पूरा करना पड़ता है। तो 3 सेक्शन आपको लर्न हो गए, सेक्शन 13, सेक्शन 15, सेक्शन 16। अब नेक्स्ट आते हैं हम, 3 सेक्शन एक साथ हैं हमारे, सेक्शन 17, 18 एंड 19। देखिए ये मैं आपको एक अलग स्लाइड से बनाती हूँ क्योंकि कभी कभी क्या होता है इसके ऊपर एक अलग से ही क्वेश्चन आ जाता है। ये क्वेश्चन किस तरह से आता है, इम्यूनिटीज अवेलेबल टू ए रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, कि रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन को किन किन चीज़ों से इम्यूनिटी मिल जाती है। ठीक है, इम्यूनिटी का मतलब होता है किस किस से उसे छूट मिलती है। तो उसे 3 चीज़ों से छूट मिल जाती है, एक तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग से मिलती है, एक सिविल प्रोसीडिंग से मिलती है, एक कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट से भी छूट मिल जाती है। तो हम 1 बाय 1 करके इनको पढ़ते हैं। ये 3 सेक्शन में कवर होगी, सेक्शन 17, सेक्शन 18, सेक्शन 19। तो सबसे पहले हम इसका पढ़ते हैं, इट कन्फर इम्यूनिटी फ्रॉम सिविल प्रोसीडिंग। अब जो सिविल प्रोसीडिंग्स है ये आपको किस में आता है, सेक्शन 18 में। तो याद रखिएगा ये जो सिविल प्रोसीडिंग से इम्यूनिटी है ये किस में आती है, आपकी सेक्शन 18। तो देखिए अगर कोई भी आप जब एम्प्लॉयमेंट करने जाते हैं तो अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कोई एम्प्लॉयमेंट का एग्रीमेंट होता है टर्म्स एंड कंडीशन पे, तो जनरली आप क्या होते हैं उसको जो है वो नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते। अगर आप उसे ब्रीच करते हो तो ये फिर क्या माना जाता है, ये सिविल टॉर्ट माना जाता है और इसकी सिविल लाइबिलिटी हो जाती है। लेकिन ट्रेड यूनियन की केस में जो ट्रेड यूनियन है, जो इसके ऑफिस बियरर हैं और इसके जो भी मेंबर्स हैं वो इस टाइप की सिविल इम्यूनिटी से जो है, सिविल लाइबिलिटी से जो है इम्यून हो जाते हैं। अगर वो किसी को स्ट्राइक करने के लिए भी इंड्यूस करते हैं तो वो स्ट्राइक करने के लिए जो इंड्यूस करते हैं उससे भी वो सिविल लाइबिलिटी में आता है, तो सिविल लाइबिलिटी से इम्यून हो जाते हैं। लेकिन कंडीशन एक ही है कि उसमें कोई वायलेंस नहीं होना चाहिए और उन्हें कोई
इलीगल मेथड को अडॉप्ट नहीं करना चाहिए। तो इससे क्लियर होता है कि अगर आप स्ट्राइक करते हैं जिससे वर्कर का जो एम्प्लॉयर है, वर्कर उसका सारा काम रोक देते हैं तो उसको प्रोडक्शन का लॉस होता है। तो वो जो है अगर वो शांतिपूर्ण तरीके से स्ट्राइक कर रहे हैं तो उस स्ट्राइक की वजह से एम्प्लॉयर का कोई लॉस हो रहा है तो भी वो उन पर कोई एक्शन नहीं ले सकता है, क्योंकि आपको पता है कि सेक्शन 18 में उनको सिविल प्रोसीडिंग से जो है इम्यूनिटी मिलती है। इसमें आपका एक केस था रोहतास इंडस्ट्रीज स्टाफ यूनियन वर्सेस रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन। कौन सा केस था, मैं रिपीट करती हूँ, रोहतास इंडस्ट्रीज स्टाफ यूनियन वर्सेस रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन। इसमें क्या हुआ, ट्रेड यूनियन के जो वर्कर थे वो सारे के सारे स्ट्राइक पे चले गए, अब प्रोडक्शन रुक गया। अब जो एम्प्लॉयर था, एम्प्लॉयर ने जो है कोर्ट में केस डाला वर्कर के अगेंस्ट कि मुझे डैमेज मिलनी चाहिए क्योंकि इन्हें स्ट्राइक करके जो है मेरा सारा प्रोडक्शन रोक दिया। लेकिन डिसाइड किया गया अगर वर्कर जो है, वैसे तो टॉर्ट है, ये सिविल लाइबिलिटी है वर्कर्स की, लेकिन अगर वर्कर अपने ट्रेड यूनियन के पर्पस के फर्दरेंस के लिए कोई भी स्ट्राइक करते हैं तो वो जो है एक्शनेबल नहीं होती है, क्योंकि उनको इससे जो है इम्यूनिटी मिली हुई है। तो इस तरह से आपने देखा, इस केस से आपको पता चलता है कि उनके अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं लिया जा सकता। इसमें एक और केस हुआ था आरबीआई वर्सेस असीम कुमार का, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस असीम कुमार। इसमें हुआ एम्प्लॉयर ने किसी वर्कमैन के अगेंस्ट जो है डिसिप्लिनरी एक्शन लिया, तो फिर जो है उसके अगेंस्ट जो है ट्रेड यूनियन ने डेमोन्स्ट्रेशन दिया, प्रोटेस्ट किया कि आप वो डिसिप्लिनरी एक्शन मत लीजिए। तो इस केस में भी डिसाइड किया गया कि अगर आपका जो है ये जो एक्शन है, प्रोटेस्ट है, अगर आपके ये फर्दरेंस ऑफ ट्रेड डिस्प्यूट है तो आप पे कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, लेकिन अगर फर्दरेंस ऑफ ट्रेड डिस्प्यूट नहीं है तो आप इसके अगेंस्ट जो है एक्शन लेना होता है। अब आपको ये देखना है कि ये फर्दरेंस ऑफ ट्रेड यूनियन के जो पर्पस है उसकी फर्दरेंस के लिए है या नहीं है। तो इसमें मैंने आपको सिविल लाइबिलिटी में दो केस बताए, रोहतास इंडस्ट्रीज स्टाफ यूनियन वर्सेस रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन। सेकंड है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस असीम कुमार। तो ये था कि सिविल लाइबिलिटी से उन्हें इम्यूनिटी मिल जाती है। तो सीधी सी बात है, अगर आप स्ट्राइक कर रहे हो तो आपको कोई भी कुछ एक्शन नहीं ले सकता है, लेकिन ये इलीगल नहीं होनी चाहिए और इसमें कोई भी वायलेंस नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट आपका आता है इसमें इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ एग्रीमेंट। अब आपका इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ एग्रीमेंट का सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 19। कौन सा सेक्शन है ये आपका, सेक्शन 19। जब आप इसमें कोई भी एग्रीमेंट करता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, तो उस एक्शन को अगर आप ब्रीच करते हो तो कोई भी एक्शन ले सकते हैं। और एक तरफ हम देखते हैं कि अगर आप कोई ऐसा एग्रीमेंट करते हो जो कि ट्रेड के रेस्ट्रेन में है तो वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट होता है। आपने कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट में ये पढ़ा होगा, अगर कोई भी एग्रीमेंट रेस्ट्रिक्टिव ऑफ ट्रेड पॉलिसी है तो वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट माना जाता है, तो इसलिए वॉइड और वॉइडेबल हो सकता है। लेकिन इस केस में भी ट्रेड यूनियन, उनके ऑफिस बियरर और उनके मेंबर्स को इम्यूनिटी मिली होती है अंडर सेक्शन 19। अगर वो कोई ऐसा एग्रीमेंट करते हैं मेंबर्स जो कि रेस्ट्रिक्टिव है ट्रेड पॉलिसी के अगेंस्ट में, तो भी वो जो है इम्यून होते हैं, उन पे कोई भी केस नहीं एक्शनेबल होता है। तो ये वाला भी समझ में आ गया, दो आपको क्लियर हो गए। सिविल का भी अगर कोई स्ट्राइक करने के लिए भड़काता है, इंड्यूस करता है, तो भी आप इम्यून हो अगर आप वॉयलेंस नहीं करते हो और इलीगल मेथड से नहीं करते हो। सेकंड है कि अगर वैसे रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी के लिए कोई आप एग्रीमेंट करते हो तो वो वॉइड होता है, लेकिन ट्रेड यूनियन के मेंबर्स अगर इस तरह का कोई एग्रीमेंट करते हैं तो उन्हें इससे छूट मिल जाती है। अब आता है आपका सेक्शन 70। जैसे आपको सिविल प्रोसीडिंग से वो मिलती है छूट, इसी तरीके से आपको क्रिमिनल केसेस से भी छूट मिल जाती है और वो होती है सेक्शन 17। लेकिन ये एब्सोल्यूट इम्यूनिटी ना होकर पार्शियल इम्यूनिटी होती है। इट मीन्स कि अगर आपने कोई एग्रीमेंट किया है और वो एग्रीमेंट में आप किसी को कोई काम करने के लिए कहते हो या उससे कोई काम करवाते हो जो वैसे जो है आईपीसी में जो है क्राइम माना जाता है, लेकिन अगर वो एक्ट एग्रीमेंट के द्वारा हुआ है और वो ट्रेड यूनियन के जो पर्पस है उसको फर्दरेंस के लिए हुआ है, तो आपको ऐसे केस में क्रिमिनल प्रोसीडिंग से भी इम्यूनिटी मिल जाती है। क्लियर हो गया कि अगर कोई काम ऐसा है जो आईपीसी में क्राइम कहलाता है,
लेकिन ट्रेड यूनियन के मेंबर एक एग्रीमेंट करते हैं, और वो एग्रीमेंट किस पर्पज से करते हैं कि ट्रेड यूनियन का जो उद्देश्य है उसे हम आगे बढ़ाएं, और उसके लिए वो वही काम करते हैं। तो फिर उस काम से रिलेटेड जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होती है उससे उनको इम्यूनिटी मिल जाती है। इसमें एक केस हुआ था वेस्ट आयरन एंड कंपनी लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में। कौन सा केस था? वेस्ट आयरन एंड वर्क लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में। इस केस में क्या हुआ था कि जो एक वो था लीडर था ट्रेड यूनियन का, उसने जो था देखा कि मतलब फैक्ट्री में कुछ वर्कर को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया। तो उसने फैक्ट्री में जाके बोला, 5 घंटे का पूरा उसने प्रोटेस्ट किया और किसी को भी कोई काम नहीं करने दिया। तो फिर जो है कंपनी जो थी उसमें गई, कोर्ट में गई। तो कोर्ट ने कहा कि ये जो ट्रेड यूनियन का जो लीडर है, अगर वो वर्कर भी है, तो जब वो फैक्ट्री के अंदर काम कर रहा है तो सिर्फ वो वर्कर, वो ट्रेड लीडर है, इसलिए वो मैनेजरियल कैपेसिटी को प्राप्त नहीं कर सकता है। कंपनी के अंदर, फैक्ट्री के अंदर सिर्फ मैनेजर की इंस्ट्रक्शन मानना ही वर्कर्स का काम होता है। तो ये जो मैनेजरियल कैपेसिटी है ये किसी वर्कर पे नहीं चली जाती, सिर्फ इसी रीजन से कि वो ट्रेड यूनियन का लीडर भी है। अगर वो कोई ऐसा काम करता है और अपने वर्कर्स को भड़काता है जिससे काम नहीं होता है या अपने मैनेजर के अंगेंस्ट जाता है, तो ये जो है इससे उसको इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब इसमें क्या है, पार्शियल इम्यूनिटी है कि अगर कोई एग्रीमेंट किया गया है ऐसा काम करने के लिए जो वैसे क्राइम होता है, और लेकिन वो एग्रीमेंट भी किस लिए किया गया, ट्रेड यूनियन के पर्पस को आगे बढ़ाने के लिए, तब तो उससे इम्यूनिटी मिलेगी, अदरवाइज उससे इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। तो आपसे पूरा अलग एक क्वेश्चन आ जाता है कि ट्रेड यूनियन को इम्यूनिटी किस किस चीज़ों से मिलती है। अब आप बहुत आराम से बता सकते हैं कि 3 सेक्शन में मिलती है, सेक्शन 17, सेक्शन 18, सेक्शन 19। सेक्शन 17 में क्रिमिनल प्रोसीडिंग से मिलती है, सेक्शन 18 में सिविल प्रोसीडिंग से मिलती है, और सेक्शन 19 में आपको कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी से मिल जाती है। अब हम वापस अपनी फर्स्ट स्लाइड पे आते हैं, क्योंकि हम प्रिविलेज पढ़ रहे थे, उसमें एक ही प्रिविलेज भी था। अब नेक्स्ट प्रिविलेज है आपका राइट टू एमालगमेट, और ये कौन से सेक्शन में आता है, सेक्शन 24 में। इसमें क्या है, अगर 2 या 2 से ज़्यादा ट्रेड यूनियन होती है तो वो आपस में मिलकर एक नई यूनियन भी बना सकते हैं, और इस प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं, एमालगमेशन। तो अगर 2 या 2 से ज़्यादा यूनियन आपस में मिलकर एक नई यूनियन बना सकती हैं तो उनको बनाने का ये राइट होता है। लेकिन कंडीशन यही होती है कि हर ट्रेड यूनियन के हाफ मेंबर इस चीज़ के लिए अपने वोटिंग करेंगे, और 60% वोटिंग जो है एमालगमेशन की फेवर में होनी चाहिए। ये कहता है आपका सेक्शन 24। अगर इस तरीके से एमालगमेशन है तो ट्रेड यूनियन का ये राइट होता है कि वो एमालगमेट कर सकते हैं। सेक्शन 24 क्लियर हो गया। अब लास्ट है आपका राइट टू नेगोशिएट विद द एम्प्लॉयर, ये आपका आता है सेक्शन 28F में। अब ये जो आपके प्रिविलेज होते हैं, इसमें उनका एक प्रिविलेज ये भी होता है कि वो वर्कर के बिहाफ पे उनकी डिमांड को पूरा कराने के लिए उनकी वर्क रिलेटेड जो मांगे होती हैं, जस्टिफाइड मांग्स होती हैं, उनको पूरा कराने के लिए वो एम्प्लॉयर से नेगोशिएट भी कर सकती है, और एम्प्लॉयर को उनकी बात सुननी होती है, उन्हें कॉल करना होता है, और वो कोशिश यही करनी चाहिए कि वो आपस में एक एमिकेबल सॉल्यूशन पे पहुंचे। तो ये थी आपकी राइट एंड प्रिविलेज ऑफ ट्रेड यूनियन। एक बार मैं और सेक्शन बता देती हूँ, कौन कौन से सेक्शन इसमें हमने कवर किए। सेक्शन 13, 15, 16, 17, 18, 19, 24 और लास्ट में 28F। अब 13 में आपने क्या किया कि आपकी जो ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रेशन के बाद एक बॉडी कॉर्पोरेट बन जाती है। सेक्शन 15 में आपने किया कि आप एक जनरल फंड बना सकते हो। सेक्शन 16 में आपने किया कि आप एक पॉलिटिकल फंड भी बना सकते हो। सेक्शन 17 में आपने किया कि कुछ केसेस में आपको क्रिमिनल प्रोसीडिंग से इम्यूनिटी मिल जाती है। सेक्शन 18 में क्या किया कि आपने सिविल प्रोसीडिंग से भी इम्यूनिटी मिल जाती है। सेक्शन 19 में आपने क्या किया कि आपको कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी से भी कभी कभी इम्यूनिटी मिल जाती है। सेक्शन 24 में आपने किया कि आप 2 ट्रेड यूनियन को अमालगमेट भी कर सकते हो, और सेक्शन 28 में आपको पूरा राइट होता है कि आप वर्कर की डिमांड को पूरा कराने के लिए एम्प्लॉयर से जो है नेगोशिएट कर सकते हैं, और एम्प्लॉयर को आपकी बात सुननी होती है। तो ये थे आपके प्रिविलेजेस ऑफ ट्रेड यूनियन। आई थिंक इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, और सेक्शन वाइज तो बच्चों को बिल्कुल लर्न नहीं होता, लेकिन जैसे मैंने कराया आई डू होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपको सेक्शन के साथ सारे याद हो गए।
अगर आपको ये लेक्चर मेरा बहुत ईजी लैंग्वेज में लगा तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करिए, जिससे कि नॉलेज का जो है इम्पार्ट हो सके। थैंक यू वेरी मच।